हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की आज की क्लास में धारा विद्युत की इस इकाई में हम लोग प्रतिरोधकों के संयोजन के बारे में बात करेंगे। प्रतिरोधक यानी प्रतिरोध, दो प्रकार के संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन को हम लोग पार्श्व क्रम संयोजन भी कहते हैं। ठीक, सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स यानी रजिस्टिंग वायर्स या रेजिस्टेंस। अभी प्रतिरोध को हम लोग कैसे व्यक्त करते हैं, इस तरह से व्यक्त करते हैं। ठीक, श्रेणी क्रम में हम क्या करते हैं, मान लो ये प्रतिरोधक का एक सिरा है, ये वाला दूसरा सिरा है। ठीक, ये एक प्रतिरोध है R1, दूसरा एक प्रतिरोधक हमने लिया R2। वैसे तो प्रतिरोध में 1 और 2 कहने का कोई मतलब नहीं है, मतलब सेल की तरह ऐसा नहीं होता है कि एक धन इलेक्ट्रोड है, एक ऋण इलेक्ट्रोड है, इससे बाहर धन से बाहर धारा निकलेगी और परिपथ में बाहर आएगी। तो प्रतिरोधक में एक हिसाब से प्लस या माइनस चिन्ह नहीं होते। बस अभी समझने के लिए कि मान लो हम एक प्रतिरोधक है, उसके दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे से, फिर दूसरे प्रतिरोधक के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे से, मतलब एक प्रतिरोधक उसके बाद दूसरा उसके बाद तीसरा, इस तरह से अगर क्रम से जोड़ते जाते हैं तो यह श्रेणी क्रम संयोजन होता है। श्रेणी क्रम संयोजन में अभी इसको हमने इससे जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया, और मान लो इस पूरी व्यवस्था को हमने एक सेल से जोड़ा है। ठीक, सेल से ऐसे जोड़ा है, तो सेल जो भी, मान लो सेल का विद्युत वाहक बल या किसी समय पर उसका प्रचालन विभवांतर भी है, उसके सिरों के बीच की वोल्टता भी है। तो ये सेल जो भी वोल्टता देगा ये यहाँ से लेके यहाँ के बीच में लगी हुई है। तो इसका मतलब अगर इसके प्रतिरोध के सिरों के बीच यहाँ और यहाँ के बीच विभवांतर V1 है, यहाँ और यहाँ के बीच विभवांतर V2 है, यहाँ और यहाँ के बीच विभवांतर V3 है, तो पहली बात तो ये कि V का मान V1, V2 और V3 के योग के बराबर होगा। ठीक, दूसरा, अब यहाँ से मान लो I धारा निकली थी, तो वही I धारा यहाँ इसमें रहेगी और बिना बटे वही धारा I इसमें से होके जाएगी और वही I धारा इसमें से होके जाएगी। फिर ओम के नियम से हम लोग जानते हैं कि किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच का जो विभवांतर होगा वो V बराबर I इंटू R, कोई प्रतिरोध कितना है उससे धारा कितनी बह रही है उनके गुणनफल के बराबर। तो यानी आप यहाँ V1 की जगह क्या लिख सकते हो, IR1, V2 की जगह IR2, V3 की जगह IR3, और अगर ये इस पूरे संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R या R इक्विवेलेंट हो तो यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो विभवांतर V होगा वो I इंटू इसके बराबर होगा। I देखो इधर कॉमन है, इधर भी है, तो सीधे सीधे हमको मिलेगा R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ध्यान हमको क्या क्या रखना है, जब हम प्रतिरोधकों को हम जब श्रेणी क्रम में जोड़ रहे होते हैं तो एक प्रतिरोधक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह से जोड़ते चले जाते हैं, और दो प्रतिरोधकों का केवल एक एक अंतसिरा जुड़ा होता है, एक एक एंड पॉइंट जुड़ा होता है। पहले प्रतिरोधक का ये वाला अंतसिरा दूसरे वाले प्रतिरोधक के इस सिरे से जुड़ा है, दूसरे वाले प्रतिरोधक का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोधक के एक सिरे से जुड़ा है। तो इस प्रकार एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा हम जोड़ते चले जाते हैं, और इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोधकों से होकर समान विद्युत धारा बहती है, और स्रोत द्वारा दिया गया जो कुल वोल्टेज होता है वह सभी प्रतिरोधकों के मध्य बढ़ता है। इस प्रकार से बढ़ता है कि सारे प्रतिरोधकों के सिरों के बीच विभवांतरों, विद्युत विभवांतरों का योग स्रोत द्वारा लगाए गए कुल विभवांतर के बराबर होता है। तो दो चीजें, श्रेणी क्रम में विभवांतर बढ़ता है और धारा नियत रहती है। समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन में हम लोग जैसे मान लो हमारा एक प्रतिरोध ये है, दूसरा प्रतिरोध ये है, तीसरा प्रतिरोध ये है। ठीक, इन सबके पहले सिरे को मान लो ये पहला सिरा है, पहले सिरे को हमने एक जगह से जोड़ा। ठीक, दूसरे सिरे को, ये मान लो दूसरा सिरा है सभी प्रतिरोधकों का ना, R1 है, R2 है, R3 है, इस तरह इनके हमने दूसरे सिरों को एक दूसरी जगह से जोड़ा। बाद में इन दोनों जो जंक्शन है, ये पहला जंक्शन ये दूसरा जंक्शन, जहाँ सबके पहले सिरे जुड़े हैं और ये जहाँ सबके दूसरे सिरे जुड़े हैं, ये पार्श्व क्रम संयोजन है ना, या समांतर क्रम संयोजन, और ये वाला था श्रेणी क्रम संयोजन। तो बाद में इन जो जंक्शन है कि सारे प्रतिरोधकों का एक सिरा हमने जहाँ से जोड़ा है उसको हम बैटरी के एक सिरे से जोड़े, दूसरे जंक्शन को हम बैटरी के दूसरे सिरे से जोड़े। यहाँ आप ध्यान दीजिए,
इस स्रोत द्वारा जो लगाया गया विभवांतर है, विद्युत वाहक बल विभवांतर है, वही ये सिरा समझो यहाँ से जुड़ा है, बैटरी का ऋण सिरा यहाँ से जुड़ा है। तो इसका मतलब हर प्रतिरोधक का पहला सिरा एक तरह से बैटरी के इस सिरे से जुड़ा है और हर प्रतिरोधक का दूसरा सिरा बैटरी के इस सिरे से जुड़ा है। जो इसके द्वारा लगाया गया विभवांतर होगा वही इसके बीच होगा, वही विभवांतर यहाँ और वही विभवांतर यहाँ होगा। पर अगर इसने कुल धारा I दी थी तो ये धारा I यहाँ पर पहुँचने के बाद यहाँ तक तो I धारा पहुँची, फिर उसके बाद क्या होगा, धाराएं बटेंगी। मान लो कुछ धारा I1 मान लो इसको चली गई, I2 धारा मान लो इधर आ गई और I3 धारा मान लो तीसरी धारा में R3 प्रतिरोधक की तरह चली गई। तो अभी यहाँ पर क्या है, धारा बटी है ना, तो यानी I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक, फिर ओम के नियम से I बराबर V बटे R रखेंगे। इस पूरे का संयोजन का अगर हमारा तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट होता तो यहाँ पर टोटल कितना, ये I का मान कुल कितना होता, V अपान R इक्विवेलेंट, V अपान R I कुल प्रतिरोध और कुल धारा के लिए कुल वोल्टेज बटे कुल प्रतिरोध। उसी तरह से पहले वाले में से कितनी धारा होगी, तो इसके सिरे के बीच विभवांतर V और प्रतिरोध R1 तो V बटे R1, दूसरे वाले में V बटे R2, तीसरे वाले में V बटे R3। यहाँ से हम V कॉमन लेके बाद में सरल कर लेंगे तो लास्ट में हमको मिलेगा 1 अपान R इक्विवेलेंट बराबर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। ये है प्रतिरोधकों का समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व संयोजन। तो ध्यान क्या रखना है, समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधकों के एक सिरे एक स्थान पर जुड़े होते हैं, सभी प्रतिरोधकों के दूसरे सिरे जब एक जुड़ गया तो दूसरा खाली बचा, वो सब एक दूसरे स्थान पर जुड़े होते हैं। और स्रोत द्वारा जो लगाया गया विभवांतर होता है, सभी प्रतिरोधकों के मध्य उतना ही विभवांतर लगता है। यहाँ विद्युत धारा बढ़ती है, स्रोत से जो भी कुल धारा निकलेगी वो सभी संधारित्रों के सभी प्रतिरोधकों के बीच बटेगी। और ध्यान ये रखना कि अच्छा धारा यहाँ किस अनुपात में बट रही है, जिसके R का मान ज़्यादा होगा उसमें धारा कम होगी। धारा कम प्रतिरोध वाले रास्ते का चुनाव करेगी, जिधर कम प्रतिरोध होगा उधर ज़्यादा धारा जाएगी, जहाँ ज़्यादा प्रतिरोध होगा उधर कम धारा जाएगी। तो ध्यान क्या रखना है, फिर से एक बार वापस रिवाइज करते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में जहाँ हम एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा प्रतिरोधक एक क्रम से जोड़ते जाते हैं, वहाँ विद्युत धारा का मान सभी प्रतिरोधकों से बहने वाली धारा का मान नियत होता है और स्रोत द्वारा लगाया गया विभवांतर सभी प्रतिरोधकों के बीच बढ़ता है। समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व संयोजन में क्या है, सभी प्रतिरोधकों के एक सिरे एक स्थान पर जुड़े होते हैं, सभी के दूसरे सिरे दूसरे किसी स्थान पर जुड़े होते हैं। बाद में इन दोनों जंक्शंस को हम विद्युत स्रोत के मध्य जोड़ते हैं। और पार्श्व क्रम संयोजन में स्रोत द्वारा दिया गया जो कुल विभवांतर लगाया गया कुल विभवांतर होता है, वही विद्युत विभवांतर सभी प्रतिरोधकों के सिरों के बीच होता है और धारा बढ़ती है ना। तो आइए इसी को एक बार हम लोग लिख लेते हैं। अब हम लोग लिखने के लिए प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम संयोजन पर पहले गौर करते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, चूंकि हम लोग सुन चुके हैं इसके बारे में, इसलिए जो लिखा है केवल एक बार पढ़ते चलते हैं, कुछ विशेष बताने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार के संयोजन में प्रतिरोधक का एक अंत सिरा मतलब एंड पॉइंट, मतलब जो अंतिम वाला सिरा है, चाहे ये सिरा कहो चाहे ये सिरा कहो, दूसरे प्रतिरोधक के एक अंत सिरे से जुड़ा रहता है। जैसे पहले प्रतिरोधक में एक अंत सिरा ये है, दूसरा ये है, दूसरे का पहला ये है, दूसरा ये है, तो पहले प्रतिरोधक का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे से जुड़ा है और क्रमशः जुड़े रहने का मतलब इसी प्रकार दूसरे प्रतिरोधक का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे से जुड़ा रहता है, अंत सिरे से, किनारे वाले पॉइंट से, एंड पॉइंट से। तो यानी एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह से क्रमशः जुड़े रहे, तो ये श्रेणी क्रम संयोजन है। और ऐसे संयोजन में सभी प्रतिरोधकों से समान विद्युत धारा बहती है तथा विद्युत स्रोत द्वारा आरोपित विद्युत विभवांतर जो ये लगाएगा प्रतिरोधकों के मध्य उनके प्रतिरोधों के अनुपात में बढ़ता है। यानी जी इसका R1 इसमें प्रवाह, इसके सिरे के बीच विभवांतर V प्रोपोर्शनल टू V1 प्रोपोर्शनल टू R1, V2 प्रोपोर्शनल टू R2, जिसका प्रतिरोध ज़्यादा उसके सिरे के मध्य विभवांतर ज़्यादा, जिसका प्रतिरोध कम उसके सिरे के बीच विभवांतर कम, और ये संबंध उनके अनुपात में होगा, उनके प्रतिरोधों के अनुपात में। अब यदि R1, R2 व R3 तीन प्रतिरोधक हैं और वो श्रेणी क्रम में जुड़े हों और V विभवांतर वाली सेल उनसे जोड़ी गई हो,
और इस व्यवस्था में अगर स्मॉल आई विद्युत धारा प्रवाहित होने पर यदि इन प्रतिरोधकों जो R1, R2, R3 थे उनके सिरों के मध्य विद्युत विभवांतर क्रमशः V1, V2 और V3 हो। R1 प्रतिरोध के सिरे के बीच विभवांतर V1 है, R2 प्रतिरोधक के सिरे के बीच विद्युत विभवांतर V2 है, इसी प्रकार से V3 तीसरे प्रतिरोधक यानी R3 के सिरों के बीच विभवांतर है, विद्युत विभवांतर। तो जो ये स्रोत द्वारा लगाया गया विभवांतर होगा वह इन तीनों विभवांतरों के योग के बराबर होगा। अदिश राशि होती है विभवांतर, तो बाकी कुछ चिंता करनी नहीं है, केवल चिन्ह का ध्यान रखना है। तो सीधे V बराबर हमारा V1 प्लस V2 प्लस V3। अब अगर जो इस संयोजन का जो तीन प्रतिरोधक के हम इस उदाहरण में ले रहे हैं श्रेणी क्रम में जुड़े हों और इनका जो तुल्य प्रतिरोध है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो R इक्विवेलेंट का प्रतीक संक्षेप में EQ मान लो हमने लिख लिया, तो REQ हो तो इक्विवेलेंट है ना, ये होती है स्पेलिंग EQ वैलेंट मतलब तुल्य, तुल्य के लिए ना। तो समीकरण 1 से ये जो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 लिखा है, यहाँ आप ओम के नियम का उपयोग करते हुए देख सकते हो V बराबर IR, तो कुल प्रतिरोध मतलब कुल विभवांतर या कुल प्रतिरोध गुणे कुल धारा, V1 सिरे के बीच IR1, V2 सिरे के बीच IR2 क्योंकि धारा सबसे समान है, V3 IR3, I हमने कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3 साथ में गुणा में, I इधर भी है I इधर भी कैंसिल आउट, यानी R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी श्रेणी क्रम संयोजन में जितने भी प्रतिरोध जुड़े होंगे तुल्य प्रतिरोध सबके प्रतिरोधकों के सारे प्रतिरोधकों के प्रतिरोधों के योग के बराबर होगा, यानी सीधे सीधे आपको प्रतिरोध जोड़ देना है श्रेणी क्रम संयोजन में। और अब दूसरा देखते हैं। अब हम लोग प्रतिरोधकों का समांतर क्रम संयोजन देख लेते हैं। इस प्रकार सुन चुके हैं, एक बार खाली जो लिखा है उसको पढ़ लेते हैं, आप ध्यान से लिख लेना। इस प्रकार के संयोजन में प्रतिरोधकों के एक अंत सिरे एक स्थान पर यानी सारे प्रतिरोधों का एक किनारा एक जगह पर जुड़ा रहता है, वह सभी प्रतिरोधकों के दूसरे अंत सिरे दूसरे स्थान पर जुड़े रहते हैं। पहला एक स्थान पर, दूसरे सिरे सबके दूसरे स्थान पर जुड़े रहते हैं। इन स्थानों के मध्य एक ये स्थान और दूसरा ये स्थान जहाँ पर हमने सब सिरे समझो एक साथ जोड़े हैं, तो इन स्थानों के मध्य एक विद्युत स्रोत लगाया जाता है, बैटरी सेल या जो भी कुछ है। और ऐसे संयोजन में सभी प्रतिरोधकों के सिरों के मध्य विद्युत विभवांतर स्रोत के विभवांतर के समान रहता है, यानी स्रोत जो विभवांतर V लगाएगा वही विभवांतर इस प्रतिरोधक, वही इसमें और वही इसके सिरों के बीच होगा। सभी प्रतिरोधकों के सिरों के बीच विद्युत विभवांतर स्रोत के विभवांतर के समान रहता है और स्रोत द्वारा दी गई विद्युत धारा सभी प्रतिरोधकों के मध्य उनके प्रतिरोधों के व्युत्क्रमानुपात में बढ़ती है। स्रोत जो भी विद्युत धारा देगा वो सबके बीच बटेगी, मतलब इन सब की विद्युत धाराओं का योग सारे प्रतिरोधकों से होकर बहने वाली विद्युत धाराओं का योग स्रोत द्वारा दी गई कुल विद्युत धारा के बराबर होगा। और किस अनुपात में बटेगी, तो प्रतिरोधों के व्युत्क्रमानुपात में बटेगी, जिसका प्रतिरोध ज़्यादा उसमें धारा कम। ठीक, अब फिर हम लोग चित्र में जैसा बना है उस तरह की व्यवस्था देख लेते हैं कि यदि R1, R2 व R3 प्रतिरोधों के तीन प्रतिरोधक चित्र के अनुसार कैपिटल V विभवांतर वाली सेल के सिरों के मध्य पार्श्व संयोजन में हों। ठीक है, तो ये तीन जुड़े हुए हैं पार्श्व संयोजन में V विभवांतर वाली सेल के बीच। तो सेल से अगर आप स्मॉल I कुल विद्युत धारा ले रहे हो तब इन प्रतिरोधकों से प्रवाहित विद्युत धाराएं क्रमशः I1, I2 व I3, यानी R1 वाले से I1 धारा, R2 वाले से होके I2 धारा बह रही है और R3 वाले से होके I3 धारा बह रही है। और तो हम लोगों ने कहा था कि स्रोत द्वारा दी गई कुल धारा ही है जो इन सब के बीच में बटेगी। तो फिर आप कह सकते हो कि I बराबर जो स्रोत द्वारा दी गई कुल धारा थी वो I1 प्लस I2 प्लस I3 के योग के बराबर होगी। फिर अगर संयोजन का तुल्य प्रतिरोध यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस REQ हो तो समीकरण 1 में जो V बराबर IR ओम का नियम होता है वहाँ से I बराबर V बटे R आप लिख सकते हो। तो कुल धारा के लिए क्या हो जाएगा, कुल विभवांतर बटे कुल प्रतिरोध, तो V बटे R इक्विवेलेंट। इस वाले की धारा के लिए क्या हो जाएगा, इसके सिरे के बीच विभवांतर बटे इसका प्रतिरोध V बटे R1, दूसरे की धारा दूसरे का विभवांतर बटे उसका प्रतिरोध। इस तरह से बाद में हम V कॉमन ले लेंगे तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यानी
समांतर क्रम संयोजन में या पार्श्व संयोजन में 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक, तो ध्यान रखना इस प्रकार के संयोजन में हम जितने भी प्रतिरोधक जोड़ते हैं, जो सबसे कम प्रतिरोध वाला प्रतिरोधक होता है, जो हमारा तुल्य प्रतिरोध आता है, उससे भी कम आता है। ठीक, तो इसी में बल्कि गणित में हम लोग कुछ स्थितियां आती हैं, देख लेते हैं उसको, तब फिर उसके बाद कुछ आंकिक प्रश्न हल करते हैं। हम लोग जरा एक विशेष स्थिति देख लेते हैं। मान लो हमारे पास केवल दो प्रतिरोधक हैं। ठीक, एक का प्रतिरोध R1 है, एक का प्रतिरोध R2 है। ये दोनों अगर जुड़े हैं समांतर क्रम में तो इनका तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट या केवल R कह लो, इस प्रकार होगा। ठीक है, हम लिख सकते हैं, है ना। मान लो यहाँ से इसको सरल स्थिति में देख लें, ये नीचे हम लघुत्तम ले लिए तो ऊपर ये हो जाएगा R2 प्लस R1, ये 1/r के बराबर है। या R बराबर, यानी ये R समांतर क्रम में है, इक्विवेलेंट है उसका, ये इसका उल्टा हो जाएगा R1 R2 बटे R1 प्लस R2। तो कई बार संक्षेप में हम 1/r का झंझट छोड़ करके सीधे इसमें दोनों प्रतिरोधों का गुणा बटे दोनों प्रतिरोधकों के प्रतिरोधों का जोड़ कर देंगे तो हमें R इक्विवेलेंट मिल जाएगा। एक ये विशेष स्थिति ध्यान में रखनी है। दूसरा, मान लो कैपिटल R प्रतिरोध के n प्रतिरोधक, मान लो दो प्रतिरोधक हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक, और इनका हम इक्विवेलेंट निकालना चाहते हैं तो कितना होगा, ये 2/r हो जाएगा, यानी R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा R/2। ठीक, इसी तरह मान लो हमारे पास तीन प्रतिरोधक होते, तीनों समांतर क्रम में जुड़े होते। ठीक है, R और R तीन प्रतिरोध हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट इस हिसाब से होगा। ये चीज़ हो जाएगी बराबर 3/r, यानी R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा, ये 1/r इक्विवेलेंट है ना, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R/3। आप ध्यान दीजिए, जब हमने समान प्रतिरोध के दो प्रतिरोधकों को जोड़ा था तो R/2, तीन को जोड़ा तो R/3। इसी तरह अगर n प्रतिरोधक जोड़ेंगे तो R/n। समांतर क्रम में अगर हम समान प्रतिरोध R के n प्रतिरोधकों को जोड़ते हैं तो हमारा जो तुल्य प्रतिरोध है वो R/n होगा। ठीक, जितने ज़्यादा आप जोड़ते चले जाओगे तुल्य प्रतिरोध उतना घटता चला जाएगा। चलिए आंकिक प्रश्न पे आते हैं। एक प्रश्न हम लोग देखते हैं, आंकिक प्रश्न यूपी बोर्ड परीक्षा में 2020 में आया था। चित्र में दिखाए गए संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। संधारित्र एक दिया हुआ है, 2 माइक्रोफैरड उसकी धारिता है और ये कहा गया है कि ये जो धारा बहती हुई जा रही है 2 एम्पियर है। ध्यान आप ये रखना, वैसे तो आमतौर पे जब हम लोग एसी धारा दिखाते हैं तो तीर नहीं लगाते हैं उसमें, क्योंकि उसमें दिशा निश्चित नहीं होती है। इसका मतलब मान के चलो डीसी धारा है। खैर, एसी या डीसी के चक्कर में नहीं भी अभी ध्यान दें तो 2 एम्पियर की विद्युत धारा इससे प्रवाहित हो रही है। ध्यान दीजिए, संधारित्र का एक सिरा यहाँ से जुड़ा है, दूसरा सिरा यहाँ से जुड़ा है। इन दोनों सिरों के बीच में हमारे ये 3 प्रतिरोधक लगे हुए हैं। ठीक, और ये प्रतिरोधक किस क्रम में है, अगर आप यहाँ से धारा प्रवेश की होती तो 2 ओम से होके गुजरी, फिर बिना कहीं बटे 3 ओम से होके निकल गई, फिर बिना कहीं बटे 5 ओम से होके आगे निकल गई। तो 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम तीनों प्रतिरोधकों से होकर के धारा श्रेणी क्रम में बह रही है, क्योंकि अगर कहीं आवे धारा का विभाजन नहीं हो रहा है तो श्रेणी क्रम, धारा बट रही है, विभव समान है तो समांतर क्रम। तो यहाँ ये तीनों प्रतिरोधक हमारे हो गए श्रेणी क्रम में। ठीक, ये श्रेणी क्रम में हो गए तो हम इनका तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे, सीधे तीनों को जोड़ देंगे। और जब इस प्रतिरोध से होकर धारा बह रही है तो इसके सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न होगा। वही विभवांतर इस संधारित्र की प्लेटों के बीच होगा, जितना यहाँ से यहाँ के बीच का विभवांतर होगा, है ना, वही इस संधारित्र के प्लेटों के बीच का विभवांतर होगा। अब धारिता पता है, विभवांतर पता है, तो हाफ CV² से हम संधारित्र में संचित ऊर्जा निकाल सकते हैं। आइए इसको हल करते हैं। तो इस चित्र में हमारे क्या है, ये 2 ओम, 3 ओम व 5 ओम के प्रतिरोधक पहली बात तो श्रेणी क्रम में है। ठीक है, क्योंकि धारा का विभाजन हुआ नहीं, एक से धारा जिधर से गई वैसे ही आगे बढ़ती चली जाएगी, श्रेणी क्रम में है। ठीक है, तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, इनका तुल्य प्रतिरोध मतलब अगर R इक्विवेलेंट आप कह रहे हो तो इस प्रकार होगा कि R इक्विवेलेंट बराबर सीधे तीनों प्रतिरोधकों का जोड़ R1 प्लस R2 प्लस R3, और कितना कितना है, 2, 3
और 5 ओम यानी 10 ओम, ये हमारा हो गया R। ठीक, I का मान दिया हुआ है 2 एम्पियर, है ना। तो अतः इन प्रतिरोधकों के सिरों के मध्य विभवांतर क्या होगा, चाहे कहो प्रतिरोधकों, यानी अब ये जो हमारा तुल्य प्रतिरोध बना ना, के सिरे के मध्य विभवांतर आपका कितना हो जाएगा, I इंटू आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। I आपको 2 एम्पियर दिया हुआ है SI मात्रक में, और प्रतिरोध आपका 10 ओम दिया हुआ है, तो सीधे 2 गुणा 10 यानी 20 वोल्ट हो जाएगा आपके V का मान। ठीक, और संधारित्र में संचित ऊर्जा का सूत्र हमें पता है ना, संधारित्र में संचित ऊर्जा U मान लो कहो, तो U बराबर हाफ CV², एक सूत्र ये होता है। C अगर हमें पता है, V पता है, तो निकाल सकते हैं। यहाँ हमें मालूम क्या क्या है, C बराबर धारिता कितनी है, 2 माइक्रोफैरेड, माइक्रो का मतलब 2 गुणे 10 की घात -6 फैरेड, और V का मान अभी हम लोगों ने निकाला ही है कि 20 वोल्ट है। ठीक है, ये दोनों जब मान रखोगे तो आपकी U बराबर हो जाएगा हाफ C का मतलब 2 गुणे 10 की घात -6 और V², ये इतना क्या आएगी, जूल आएगी, क्योंकि ये भी SI मात्रक में अब हो गया है। अगर हम माइक्रोफैरेड को में माइक्रो ना हटाते, SI मात्रक में यानी फैरेड में ना बदलते, तो फिर दिक्कत होती, फिर हम जूल नहीं लिखते, फिर माइक्रो जूल लिखते। तो फिलहाल 1/2 और 2 कट गए, यहाँ बचा 10 की घात -6 और गुणे 20 का वर्ग यानी 400 जूल। इसको आप लिख सकते हो 4 गुणे 10 की घात 2 गुणे 10 की घात -6 प्रतीक रूप में ऐसे, या 4 गुणे 10 की घात -4 जे का मतलब जूल। ये क्या होगी, संधारित्र में संचित ऊर्जा। ठीक, तो इस प्रश्न में मुख्य रूप से ये ध्यान देना था कि हमें संधारित्र की जो प्लेटें हैं, इनकी प्लेटों के बीच विभवांतर हम निकाल लेते, विभवांतर के लिए हमने तुल्य प्रतिरोध अगर निकाल सकते और धारा, तो फिर R और I का गुणा कर देते तो हमें विभवांतर मिल जाता। तो वही हमने किया है। चलिए, ये एक प्रश्न हुआ, और देखते हैं दूसरा प्रश्न एक देखते हैं। ये भी यूपी बोर्ड परीक्षा में आया है, 2019 में आया है, 2020 में आया है, उसके अलावा भी आया है। प्रश्न क्या है, 24 ओम प्रतिरोध का एक तार है, उस तार को एक समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा गया है, और आपको निकालना है कि उस समबाहु त्रिभुज के 2 किनारों 2 शीर्षों के बीच में कितना प्रभावी प्रतिरोध होगा। ठीक, ध्यान देना, और कुछ नहीं कहा गया है, तो मतलब तार एक समान मोटाई का है, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। इसका मतलब जब आप इस तरह से मोड़ोगे, मतलब ठीक है, तो हर भुजा के संगत समझ लो कुछ प्रतिरोध रहेगा ना आपका, और ठीक, मान लो तो ये तीनों बराबर हैं, तो जब तीनों भुजाओं की लंबाइयां बराबर हैं, यानी तार को 3 बराबर लंबाइयों में आप बांटोगे, कुल कितना प्रतिरोध है, 24 ओम। तो तीनों में 8 ओम, 8 ओम और 8 ओम का प्रतिरोध हो जाएगा तीनों भुजाओं के अनुदिश। ठीक है, शीर्षों को हम नाम मान लेते हैं, कुछ नाम लिख लेते हैं। मान लो ये A है, ये B है, ये C है। किन्हीं भी 2 के बीच में, मान लो हमको A और B के बीच में निकालना है कि A और B के बीच में R इक्विवेलेंट कितना होगा। ठीक, नाम लिख लेते हैं इनके कुछ। मान लो ये आपका R1 है, ये वाला मान लो R2 है, ये वाला मान लो R3 है। तो एक बात यहाँ ध्यान ये रखनी थी कि समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा गया है, यानी तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर हैं। भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर हैं तो तीनों भुजाओं के प्रतिरोध बराबर होंगे। कुल 24 ओम है, 3 भागों में बांटा है, 8-8 ओम करके 3 जगह हो जाएगा। अब A और B के बीच में मान लो आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना है, तो आप A से चलना शुरू करो। मान लो इसको आप बैटरी से जोड़े होते, A और B सिरे के बीच को, धारा यहाँ A पर पहुँचती। A पे पहुँचने के बाद उसके पास 2 विकल्प थे, या तो वो C वाले रास्ते पर आगे बढ़ सकती थी R1 से होकर के, या B वाले रास्ते पर आगे बढ़ सकती थी R2 R3 से होकर के। तो इसका मतलब यहाँ पर धारा का विभाजन होता, तो इस रास्ते और इस रास्ते के प्रतिरोध समांतर क्रम में होंगे। ठीक, अब इस लाइन से जो धारा जाती C से होके, जब फिर यहाँ से A से C और C से B तक आने में आप गौर करो कि धारा का विभाजन नहीं हुआ है।
इसका मतलब R1 और R2 प्रतिरोध आपके हो जाएंगे श्रेणी क्रम में और R3 उनके साथ समांतर क्रम में हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ तक अगर धारा आई थी तो यहाँ गई और यहाँ गई, B तक पहुँच गई, एक रास्ता, दूसरा ये रास्ता। तो इस वाले में क्या है, यहाँ जैसा आपने चित्र में बनाया है R1 व R2 श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, ये R2 है ना। तो इनका तुल्य कितना हो जाएगा, मान लो R12 कह रहे हो, ये हो जाएगा सीधे सीधे R1 और R2 के जोड़ के बराबर, यानी 8 ओम प्लस 8 ओम यानी 16 ओम हो गया। अब समझ लो हमारा चित्र इस तरह का कुछ बन गया, किसी भी एक भुजा में आप दिखा लो। अब समझो 16 ओम प्रतिरोध यहाँ है, 8 ओम प्रतिरोध यहाँ है और सिरे आपके वही हैं A, B और C, यानी A से लेके ACB वाले रास्ते में जो 8 और 8 ओम के दो प्रतिरोध थे, अब दोनों हट करके समझो 16 ओम का एक प्रतिरोध बचा है। अब आप गौर करो, अच्छा ये तो आपका पहले से ही R3 था ही, इसको मान लो आपने 1 और 2 दोनों का संयुक्त प्रतिरोध कहा तो R12 कहा है ना, कि 1 और 2 दोनों मिलकर के R12 हो गए। अब ये वाला प्रतिरोध और ये वाला प्रतिरोध समांतर क्रम में है। कैसे, आप सोचो इसको, अगर A और B सिरे के बीच से लगाए होते तो एक धारा ACB और दूसरी धारा A से B, दो अलग अलग रास्तों पे जाती। इसका मतलब अभी क्या है, ये आपका जो R12 है और R3 है, इस वाली भुजा का प्रतिरोध, और ये समांतर क्रम में है। तो दो ही प्रतिरोध हैं समांतर क्रम में। हमने कहा था R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा इनका, R इक्विवेलेंट का मतलब R123 तीनों को मिला के, 12 और R3 को मिला के R123 दोनों कितने हो जाएंगे, हमने कहा था ना R1 R2 बटे R1 प्लस R2, तो R12 इंटू R3 बटे R12 प्लस R3, मान रख दो R123 है ना, यानी A और B के बीच ये तुल्य प्रतिरोध है, A और B के बीच। मान रख दिए हमने 12 गुणे 8 बटे 12 प्लस 8, ठीक, सरल कर लेंगे इसी को, बड़ा रहने देते हैं। सॉरी 12 नहीं 16 है ये तो, R12 का मान 16 था, है ना। तो इतने ओम, ये भी ओम ये भी ओम, ओम स्क्वायर नीचे खाली ओम, तो R12 गलती से हमने 12 लिख दिया था, 12 नहीं, R12 का मान यहाँ 16 है, ठीक है। तो ठीक है, 8 त्रिक 24, यानी जो हमारा R123 होगा, यानी तीनों का तुल्य प्रतिरोध, या इसका मतलब है A व B के मध्य जो हमारा तुल्य प्रतिरोध आ रहा है वो अब हो गया है 16 बटे 3 ओम। ये हमारा उत्तर होगा। बाकी किसी भी और प्रतिरोधक के सिरे के बीच निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ दो चीज़ें ध्यान रखनी थी, एक तो ये कि समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़े हैं, तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर हैं, तीनों प्रतिरोधकों के मान बराबर होंगे। फिर किसी भी एक शीर्ष के पर जब आप पहुँचते हो तो आपके पास दो रास्ते होंगे धारा के लिए, एक रास्ता दूसरा, दोनों भिन्न रास्ते समांतर क्रम में होंगे, और ये दोनों एक ही रास्ते में थे तो श्रेणी क्रम में 8 और 8 का 16 हो गया परिणामी, 16 और 8 अब ये समांतर क्रम में हैं। और इनके लिए चाहे तो हम कहते हैं कि 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, या संक्षेप में हमने लिखा था कि बाद में सरल करेंगे, लघुत्तम लेकर के सरल करके और सीधा करेंगे, 1/r को r लाएंगे तो r1 r2 बटे r1 प्लस r2 समांतर क्रम में। मान रख लिए, सरल कर लिए, 16 बटे 3 ओम। एक प्रश्न और हल करते हैं, एक प्रश्न और देखते हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा में 2014 में आया था, 60 वाट 30 वोल्ट के बल्ब को 90 वोल्ट सप्लाई पर जलाने के लिए श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। क्या क्या दिया है, एक बल्ब है, जब 30 वोल्ट पे आप चलाते हो तो उसकी पावर 60 वाट है, ठीक, और चलाना आपको है 90 वोल्ट पे। तो हम उसके श्रेणी क्रम में, बल्ब के साथ श्रेणी क्रम में अगर हम कुछ प्रतिरोधक जोड़ दें, कुछ प्रतिरोध जोड़ दें तो विभवांतर जाएगा बट, कुछ विभवांतर चला जाएगा प्रतिरोधक के साथ,
शेष बचा विभवांतर रहेगा हमारे बल्ब के साथ। तो हम दो तरीके से इसको देख सकते हैं। एक तो चाहे ये कह लो कि बल्ब में कुल कितनी धारा जानी चाहिए, वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। धारा कैसे निकाल सकते हैं? पावर पता है, वोल्टेज पता है, यहाँ से प्रतिरोध निकाल लेंगे। फिर जब प्रतिरोध मिल जाएगा, वोल्टेज मिल जाएगा, यही है, तो वहाँ से हम धारा निकाल लेंगे। उतनी ही धारा तब भी बहनी चाहिए जब ये 90 वोल्ट वाली सप्लाई से जुड़ा हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? धारा का मान, ठीक है, तो तुल्य प्रतिरोध हम बढ़ा देंगे ताकि धारा का मान घट जाए। तो देखते हैं कैसे करेंगे, है ना। पहली स्थिति में क्या है? पहली स्थिति में हमको पता है कि अभी जैसे पावर कितनी है, 60 वाट है, ठीक है, और वोल्टेज V1 कितना है, 30 वोल्ट है। यहाँ से हम निकाल सकते हैं बल्ब का जो प्रतिरोध होगा वो निकाल सकते हैं। बल्ब का प्रतिरोध अगर मान लो R है, ठीक है, तो एक सूत्र हमको पता है ना, P बराबर V²/R होता है। वहाँ से आप कह सकते हो R बराबर V²/P, ठीक। इसका मतलब अभी जब इतने पर आप चला रहे हो तो कितना हो जाएगा? 30 का वर्ग जब वोल्टेज है तो हमारी पावर है 60 वाट। ये वोल्ट में है या वाट में है या सही मात्रक है, तो लास्ट में जो उत्तर आएगा वो आएगा हमारा ओम में। प्रतिरोध है ओम में आएगा। एक जीरो कट गया, यहाँ भी ओम लिख लो। या आपके R का मान कितना हुआ? ये R बल्ब का है, ध्यान रखना, ये बल्ब का प्रतिरोध है। 15 छक्का 90, ये आपका 15 ओम हुआ, ठीक है। अब दूसरी स्थिति में जब आपके V2 का मान 90 वोल्ट है, तब भी बल्ब से उतनी ही धारा जानी चाहिए, है ना। नहीं ज़्यादा धारा हो जाएगी तो फिर फ्यूज हो सकता है। बल्ब से उतनी ही धारा यानी आई जानी चाहिए, ठीक। अब फिलहाल अच्छा, पहली स्थिति में I1 कितना है, आगे लगा लेते हैं इधर, और पहली स्थिति में अब निकाल लेते हैं I1, है ना, यानी कितना हो जाएगा? तो पहली स्थिति में वोल्टेज कितना था बटे पहली स्थिति में प्रतिरोध कितना है। तो पहली स्थिति में तो केवल बल्ब ही लगा है ना, और वोल्टेज 30 वोल्ट की सप्लाई है, ठीक है, और बल्ब का प्रतिरोध यहाँ से हम निकाल चुके हैं कि 15 ओम है। ये इतने वोल्ट है और ये इतने ओम है, तो यानी पहली स्थिति में हमारी धारा आई 2 एम्पियर। अच्छा, बाद में अब क्या कर रहे हैं? बाद में जो धारा है I2, इसका मान कितना हो जाएगा? बाद में कितना वोल्टेज है तो प्लस बल्ब के साथ हमको श्रेणी क्रम में कुछ प्रतिरोध भी लगाना है। श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध लगाए, मान लो R श्रेणी लगाए, और ये मान ध्यान रहे कि ये हमारा पहले वाली धारा के बराबर होना चाहिए, है ना। ये पहले वाली धारा हमको पता है, यानी 2 बराबर, अब बाद का वोल्टेज कितना है? 90, बल्ब का प्रतिरोध 15 ओम, और ये श्रेणी क्रम में जो हमको लगाना है वो हम निकाल लेंगे। और श्रेणी क्रम में आप जानते हो सीधे सीधे प्रतिरोध जुड़ जाते हैं ना, तो इसीलिए हम इस रूप में कर सकेंगे। बस इसी को आप सरल कर लीजिए। तो 2 × 15 + R, ये 2 ध्यान देना एम्पियर में है, ये ओम में है, गुणा करोगे ये वोल्ट में है, सभी असाई मात्रकों में है, इसलिए हम सीधे मान सबके रखते चल रहे हैं। और लास्ट में जो उत्तर आएगा जब R का मान लिखेंगे तो वो ओम में आएगा। तो ये बराबर 90, ध्यान रहे ये वोल्ट, ये एम्पियर, ये ओम। सरल कर लेंगे, 30 + 2R, धारा का मान ये हमारा हो जाएगा 90, ठीक है। सरल कर लिए इसको, 2R बराबर हो जाएगा 90 - 30 यानी 60 ओम। तो R बराबर आपका कितना आ जाएगा? 30 ओम। यानी ये प्रतिरोध है जो हमको श्रेणी क्रम में बल्ब के साथ लगाना होगा। ध्यान देना, एक चीज़ और हम कर सकते थे, जैसे हमने यहाँ क्या किया था, बस ठीक है, ये इस प्रश्न का हल हुआ। ध्यान ये रखना कि पहले वोल्टेज पहले वाटेज दिया हुआ था, बाद के इस वोल्टेज पे चलाना है। बल्ब जलने से बचाने के लिए अगर वोल्टेज बदल रहे हो तो हमको कुछ ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि धारा उससे वही रहे। थोड़ा बदल बदल के इस प्रश्न को हम कई तरीके से लगा सकते थे। जैसे धारा निकालने में हमने पहले प्रतिरोध निकाला, बाद में V/I से धारा निकाला। दूसरा एक P = V × I होता है, पावर, है ना।
तो वहाँ से भी P बराबर V इंटू आई से आप देखते तो 30 वोल्ट और 60 वाट के साथ धारा 2 एम्पियर आ जाती, पर प्रतिरोध की हमें ज़रूरत होती। तो फिलहाल अभी आज के लिए इतना ही। आप लोग बाकी पढ़ाई लिखाई करते रहिए। धन्यवाद।